बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पर स्टडी कर रहे हैं हम एंट्रोपी को। एंट्रोपी को समझने से पहले थोड़ा सा ये रिवाइंड जाएंगे, हम पीछे जाएंगे। यानी कि हमने पहले थर्मोडायनामिक्स में स्टडी किया था, एक सिस्टम होता है जिसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और उसके जो बाहर का एरिया होता है, पेरिफेरी एरिया होता है, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग अलग अलग होते हैं, किसकी वजह से? बाउंड्रीज की वजह से। ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ में भी ये चीज स्टडी कर चुके हैं और हमें ये पता अंडरस्टूड है। ठीक है, अब क्या होगा, जो स्टडी का आगे लेवल है आपका, उसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डरनेस पैदा हो जाए, या सराउंडिंग के अंदर डिसऑर्डरनेस पैदा हो जाए, या रैंडमनेस पैदा हो जाए सराउंडिंग में या सिस्टम के अंदर, कहीं पर भी चेंजिंग हो और उस चेंजिंग की वजह से उसका जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाए। अगर ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? कहते हैं जो डिसऑर्डरनेस होगी, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, जो इसके अंदर एनर्जी है वो यूजफुल नहीं रहेगी। ठीक है, वो किसी इफेक्टिव वर्क नहीं करा सकती। तो इस डिसऑर्डरनेस को, इस रैंडमनेस को, इस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं एंट्रोपी। अब ये एंट्रोपी जो है सिस्टम के अंदर भी बढ़ सकती है, सराउंडिंग के अंदर भी बढ़ सकती है। सिस्टम से सराउंडिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, सराउंडिंग से सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दोनों में से किसी को भी डिस्टर्ब कोई कर सकता है। ठीक है, लेकिन जनरल चीज ये है कि जो भी सिस्टम है, अगर उसके अंदर डिसऑर्डरनेस पैदा हो गई और उस डिसऑर्डरनेस की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर मौजूद थी वो वर्क के काबिल ना रहे, तो उसे कहेंगे एंट्रोपी। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए, डिसऑर्डरनेस की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम देखें सॉलिड में ये देखें मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं आपको, एटम नजर आ रहे हैं, जिस तरह भी समझिए इसको, ये एक ऑर्डर के अंदर है। अगर फेस चेंज करें, इसी को हम लेके आ जाएं लिक्विड के अंदर, तो आप देखें क्या कर दिया, इसके अंदर बेतरतीबी हो गई, डिसऑर्डर हो गया। जो एनर्जी लेवल यहाँ पे होगा वो एनर्जी लेवल यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब फिर फेस शिफ्ट किया मैंने, ये चेंज किया, फेस को चेंज कर दिया, लिक्विड से चला गया मैं गैस के अंदर, तो देखो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। सारे मॉलिक्यूल दिखाऊंगा नजर भी नहीं आएंगे, चंद मॉलिक्यूल दिखाएं जो दूर दूर नजर आ रहे हैं। तो कहता है कि इसमें रैंडमनेस नहीं थी, इसमें रैंडमनेस ज्यादा हो गई, इसमें और ज्यादा हो गई। तो अगर हम एक यानी कि स्टेट से जाते हैं दूसरे स्टेट के अंदर या फेस को चेंज करते हैं, तो याद रख लीजिए एंट्रोपी बढ़ जाती है। अगर सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे एंट्रोपी क्या बढ़ेगी? एंट्रोपी यहाँ पर भी होगी, एंट्रोपी यहाँ पर भी होगी, लेकिन यहाँ जो एंट्रोपी होगी वो S1 समझ लीजिए, यहाँ जो एंट्रोपी होगी उसको S2 समझ लीजिए। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा S आ जाएगा। तो डेल्टा S चेंज जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, 0 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से आगे जाएंगे तो बढ़ जाएगा। जब वापस बैक साइकिल नजर आ रहा है, आप गैस से वापस अगर आते हैं लिक्विड के अंदर, तो एंट्रोपी बढ़ेगी नहीं, अब एंट्रोपी कम होती जाएगी, वो ऑर्डर में आता जाएगा। जब लिक्विड से वापस सॉलिड में आएंगे आप, तो क्या होगा, फिर वो ऑर्डर में आ जाएगा, तो एंट्रोपी कम होती जाती। जैसे ही आप सॉलिड से लिक्विड जाएंगे एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा, लिक्विड से गैस जाएंगे एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा, वापस रिवर्स होंगे तो एंट्रोपी चेंज कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि बिल्कुल ही 0 से भी नीचे हो जाए, माइनस में नहीं जा सकता, लेकिन कम हो सकता है। ठीक है, ये था एंट्रोपी का हमारे पास। एंट्रोपी के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो S किया जाता है, निकोलस सादी कार्नो के नाम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे S नहीं डेल्टा S का है, चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी बढ़ती जाती जब आप फेस शिफ्ट कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी स्टडी करेंगे हम। जैसे कि आप जानते हैं सॉलिड में यहाँ पर सिर्फ आइस यहाँ पर सॉलिड हो गया, हमने क्या किया, उसकी हीट निकाल ली। जैसे हीट निकाली तो वो बर्फ बन चुका था, अगर वापस हीट इसको देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा हमारे पास। तो फेस हम क्या कर रहे हैं, इसका चेंज कर रहे हैं। तो जब सॉलिड है तो एंट्रोपी इसकी कम होगी, लिक्विड में आएगा एंट्रोपी बढ़ जाएगी। लेकिन वापस अगर उसको हीट निकाल लें लिक्विड में से तो सॉलिड बन जाएगा, ऑर्डर में आ जाएगा हमारे पास। लेकिन एंट्रोपी क्या है, वो चेंज हो जाएगी, सॉलिड की अलग होगी, लिक्विड की अलग होगी हमारे पास। लेकिन ये रिवर्सेबल है, यानी कि वापस आप पहुंच सकते हैं। यानी कि ये क्या हुआ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बन सकता है। तो ऐसा प्रोसेस को कहते हैं हम रिवर्सेबल, यानी कि गया और वापस उसी रास्ते से आ गया। ठीक है, और जितनी भी हीट अगर पहले हमने इसमें से निकाली थी तो वापस वही हीट देंगे तो चेंज कर जाएगा। तो ये कहलाता है रिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल और हमारे पास है। जैसे कि हम किसी भी मेटल को, किसी भी मटेरियल को जो सॉलिड हो उसको हीट उसमें से क्या करें, हम उसमें से हीट जो है उसको दें, उसको सप्लाई करें, तो क्या होगा,
वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, और जैसे ही नज़ारा है हमारे पास सॉलिड से लिक्विड बना हुआ है, वापस इसमें से हीट निकाल देंगे तो वो जो भी चीज़ होगा, जो मटेरियल होगा, वो सॉलिड बन जाएगा हमारे पास, हमें वापस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड वापस कन्वर्ट हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन वाले इसका स्प्रिंग के अंदर। अगर हम एक पुल इसको खींच लेते हैं यहाँ पे हम, तो क्या होता है, फोर्स वापस इसको स्प्रिंग को वापस लेके जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये रिवर्सेबल प्रोसेस की एक एग्जांपल्स हैं। तो रिवर्सेबल प्रोसेस में क्या होता है, जो इफेक्ट आपने पहले दिया था सराउंडिंग की तरफ, सराउंडिंग से वापस वही ले लें, रिवर्स कर सकें। पहले हीट ली थी तो बाद में हीट देनी पड़ेगी आपको। अगर ये चेंज में इसमें कोई भी अगर एरर नहीं हुआ, कोई भी एनर्जी ज़ाया नहीं हुई, तो ये कम्प्लीटली 100% रिवर्सेबल प्रोसेस लाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एनर्जी ज़ाया हो जाती है। अगर एनर्जी जितनी भी हीट आपने पहले दी थी, उसके बाद वो सॉलिड से लिक्विड बना, और वापस जब आपने क्या कहते हैं उसमें हीट निकाल ली और वो वापस सॉलिड बन गया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो ये 100% रिवर्सेबल प्रोसेस लाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लॉसेज होते हैं हमारे पास, यहाँ पे भी लॉसेज होंगे, वहाँ भी लॉसेज, लेकिन रिवर्स आ गया, ये समझ सकते हैं आप सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक था हमारे पास बॉयल कर लिया हमने, बॉयल एक को जब सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वापस हम चाहें इसको लिक्विड वाली फॉर्म में जाए एक, तो पॉसिबल नहीं है। एक बार चेंज हो गया वापस रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो वो इरिवर्सेबल हो गया। यहाँ पे दो गैसेज हैं, डिफ्यूजन हो गया, मिक्स हो गई, अलग अलग करना हमारे लिए मुश्किल है हमारे पास, ठीक है। ये भी कहलाएगा ये इरिवर्सेबल। ये हम जानते हैं, ये पूरी एक जनरी है, चाइल्ड से लेके एक ओल्ड एज तक के अंदर, ये आगे की तरफ टाइम पासिंग ये बढ़ता जाता है। एंट्रोपी इतनी चेंज होती जाती है कि वो वापस रिटर्न ही नहीं हो पाती। यहाँ पर भी एंट्रोपी इतनी चेंज हो जाएगी कि वापस रिटर्न नहीं होगी, यहाँ पर भी एंट्रोपी इतनी चेंज हो जाएगी कि वो वापस रिटर्न नहीं होगी। लेकिन ये जो केसेस थे, इसमें एंट्रोपी रिटर्न हो रही है, पीछे वापस आ रहे हैं आप, माइनस में तो नहीं जा सकते, लेकिन एंट्रोपी को वापस आप एक स्टैंडर्ड में लेके आ रहे हैं, एक ऑर्डर में लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 100% रिवर्सल तब कहलाएगा वो जब उसमें बिल्कुल भी लॉस ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, याद रख लीजिए। देखिए इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि हम जानते हैं कि दुनिया का ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ मूव कर रही होती है। जो हॉट मॉलिक्यूल होते हैं उसकी एंट्रोपी हम नजर आ रहा है, हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है, कोल्ड की एनर्जी कम नजर आ रही है हमारे पास। लेकिन ये दुनिया का तरीकाकार है, पूरी दुनिया के तमाम प्रोसेस ऐसे हैं जो कि हॉट से हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। अगर उलट करेंगे तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ये ऐसे सारे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, जो खुद ब खुद नेचुरली अकर हो रहे होते हैं। इसको डिटेल में स्टडी करेंगे जब आगे आएगा टॉपिक, हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हमने और चीज़ चेक किया, हमने ये कहा कि अगर कंटेनर है इसमें जो भी गैस भर रखी है, हीट देंगे तो सब मॉलिक्यूल उसके वाइब्रेट करेंगे, स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर वो एक्सपेंड कर गया, मूवेबल पिस्टन था, मूव करके आगे चला गया, तो याद रख लीजिए यहाँ पे कुछ ऑर्डर है, ऑर्डर में अब जो है वो ऑर्डरनेस उसकी बढ़ जाएगी। एरिया के बढ़ने से, यानी कि सिस्टम के फैलने से, सिस्टम के एक्सपेंड करने से, सिस्टम है ना, सिस्टम के एक्सपेंड करने पे क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी उसकी। इसलिए कह रहे हैं ये कायनात जो हमारे पास है, जो यूनिवर्स है हमारे पास है, ये भी क्या कर रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है। ये तो क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ती ही चली जा रही है, ठीक है। डिटेल में इसको देखेंगे, लेकिन अभी आपको रिव्यू में समझा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक आइडियल गैस भर रखी है, यहाँ पे हीट अप दिया उसको, टेम्परेचर उसको वही मेंटेन रहा, प्रेशर वही कांस्टेंट रहा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, V1 से V2 हो गया। तो पहले जो एंट्रोपी थी वो S1 थी, अब जो एंट्रोपी है उसकी S2 है। लेकिन टेम्परेचर के सिस्टम का कांस्टेंट रहे तो उसको हम कहते हैं इंटर एनर्जी क्या होगा इसकी, वो जीरो हो गई। फासला डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W हो गया, हमारे पास डेल्टा U जीरो हो गया। जितना भी हमने हीट दी सब ने काम करा दिया, सब ने वर्क कराया। लेकिन पहले जो एंट्रोपी वो S1 है, दूसरी एंट्रोपी क्या वो S2 है। तो एंट्रोपी पहले वाले की ऑर्डर में होगा, वॉल्यूम के बढ़ने से, एरिया के बढ़ने से, फैलने पे, एक्सपेंड करने पे एंट्रोपी बढ़ जाती है, याद रख लीजिए। चेंज निकालेंगे, चेंज कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1। तो चेंज निकालेंगे एंट्रोपी का, वो S2 माइनस S1 हो गया हमारे पास। अब एंट्रोपी होता क्या है, तो कहते हैं एंट्रोपी जो होता है वो जितनी भी हीट सप्लाई की है आपने, ठीक है, वो डिवाइड कर दें, रेशो निकालना उसका किसके साथ, टाइम, टेम्परेचर के साथ। टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल है किसके साथ, हीट के साथ पर यूनिट टेम्परेचर के साथ। चेंज इन एंट्रोपी इस तरह से कह रहे हैं। अगर चेंज का डेल्टा हटा देंगे तो खाली ऐसे जाएगा, तो यहाँ भी डेल्टा हटाना पड़ेगा, S इज इक्वल टू Q/T। तो याद रख लीजिए ये पॉजिटिव कब होगा, जब हम सिस्टम में एड हीट कर रहे हैं, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एंट्रोपी क्या होगी, प्लस होगी, बढ़ जाएगी। और निगेटिव कब होगा, जब आप रिलीज कर लेंगे हीट को, उसमें से सिस्टम से बाहर निकल जाएगी, तब ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा,
ठीक है, इसको यहीं पे दोबारा दिखाया मैंने, जैसे कि ये हीट जो सप्लाई कर रहे थे Q दे रहे थे, अंदर का टेम्परेचर T1 था, एंट्रोपी S1 थी। जैसे वो एक्सपेंड हुआ तो क्या हुआ, T2 हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, एंट्रोपी पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई। एंट्रोपी क्या होगा, हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो S1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q/T1। यहाँ पे क्या होगा, S2 इज इक्वल टू Q/T2 हो गया हमारे पास। ज़्यादा कौन सी है, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो गया हमारे पास, तो याला जो हमारे पास है वो Q/T2 है। तो दोनों का चेंज निकालेंगे हम, ये निकाल सकते हैं। तो दुनिया के अंदर ये बढ़ रही है, किसकी वजह से, दुनिया के एक्सपेंड करने की वजह से। ये तो एंट्रोपी था हमारे पास, ठीक है। इसके साथ साथ हम डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे इसके अंदर आज के पूरे टॉपिक में नोट्स के जरिए। यहाँ पे हमने क्या कहा, एक हीट है उसी को ये सप्लाई कर रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, दो सिस्टम हमारे पास है, ठीक है। दोनों में कार्नो इंजन लगे हुए हमारे पास। यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर दोनों के बिल्कुल सेम सेम है, जितने हीट कोल्ड की यहाँ पर है T0 यहाँ पे भी T0 है। ये कार्नो इंजन है, ये भी कार्नो इंजन है, लेकिन ये क्या है, इसका टेम्परेचर जो है, ये इसका ये समझ लीजिए कि इसका एरिया कम है। मैंने इसका एरिया देखें बड़ा दिखाया, उसका एरिया बड़ा दिखाया मैंने आपको, इसलिए ताकि अंदाजा हो जाए कि ये हीट लेगा तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा एंट्रोपी चेंज नहीं होगी। ये एरिया ज़्यादा है तो इसमें एंट्रोपी चेंज क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ये तो एक एरिया से समझाने की कोशिश की। दूसरी चीज़ ये कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पर गैस है तो वहाँ पे वेपर है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पे लिक्विड है तो वहाँ पे गैस है। कोई सा भी आप फेस चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, कहने का मकसद ये है कि इसमें सेम हीट यहाँ दी, सेम हीट यहाँ पे दी, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था, वहाँ का टेम्परेचर कम था, ड्यू टू एरिया, ड्यू टू अदर रीजन, जो भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इसका T1 ज़्यादा है, T2 कम है यहाँ पर। ये वही हीट को यहाँ पास कर देगा, हीट सेम पास होगी। यहाँ पे यही जो हीट से एब्जॉर्ब की थी वो भी इसको पास कर देगा, और ये क्या करेगा, इंजन वर्क कराएगा और एक हीट को रिजेक्ट कर देगा कोल्ड की तरफ, वो भी करेगा, एक काम कराएगा और हीट को रिजेक्ट कर देगा Q1 की तरफ, ठीक है जी। हीट सेम थी, दोनों की हीट सेम प्रोवाइड की, दोनों ने सेम सेम हीट आगे ट्रेवल की, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम था, तो ये एक्सपेंड हुआ था। तो इसका क्या था, हमारे पास सिर्फ एनर्जी जो थी सेम एनर्जी यहाँ ही, सेम एनर्जी यहाँ पे आएगी आपके पास, लेकिन ये एनर्जी यूजफुल नहीं हो पाएगी। वही एनर्जी को हमने आगे ट्रांसफर कर दिया, उस एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देंगे हम। तो वर्क निकालेंगे, अगर इसका निकालेंगे वर्क, ठीक है। वर्क क्या होगा, जितनी भी हमने हीट सप्लाई की थी, ठीक है, उसमें से माइनस करते हैं, जो पार्ट ज़ाया हो गया वो वर्क के बराबर आ गया W1। इस तरह से यहाँ पे होगा, जो भी हीट सप्लाई की थी उसमें से निकाल दें Q1 को, वो W2 के बराबर आ जाएगा। लेकिन W2 वर्क ज़्यादा नहीं कर सकेगा क्योंकि इस हीट में एनर्जी ही नहीं है, एनर्जी तो उसकी डिसऑर्डरनेस ने ख़राब कर दी। तो इसको भी प्रूफ करेंगे, रिटर्न में पढ़ेंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। इसी तरह से आगे, ये थोड़ा आज का लेक्चर बहुत लंबा है आपका, पहले बता दिया मैंने आपको। तो ये एनर्जी डिग्रेडेशन होगा, उसको वेरीफाई करके देंगे, प्रूफ करके देंगे। इसी में आप पास आखिर में टॉपिक आएंगे, हीट डेथ आएगा। हीट डेथ एक ऐसा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग फेमिलियर हैं इससे। होता क्या है कि एंट्रोपी अगर बढ़ती जाए, एक लिमिट ऐसी आ जाएगी कि उसके तमाम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, तमाम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अगर तमाम चीज़ों का टेम्परेचर सेम हो जाए तो याद रख लीजिए वहाँ पे कोई यूज़फुल एनर्जी नहीं बचेगी, और ज़िंदगी जो लाइफ है वो सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। ये अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं ऐसा होगा। अब टेम्परेचर हम जानते हैं कि हीट ले रहे हैं हम किससे, सन से ले रहे हैं अर्थ के अंदर। तो ये हॉट रिजर्वायर है, ये कोल्ड रिजर्वायर है एज कम्पेयर टू टेम्परेचर वाइज, या लो टेम्परेचर समझ लीजिए। लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो समझ लीजिए दुनिया का हाल क्या हो जाएगा। डेट इज कॉल्ड हीट डेथ, जिसमें एंट्रोपी इतनी बढ़ जाए कि तमाम चीज़ों का टेम्परेचर सेम हो जाए। इसको भी स्टडी करेंगे हम। इसी के अंदर हमारे पास टॉपिक जो आएगा वो आएगा टाइम एरो आएगा हमारे पास। नोट्स अच्छी तरह पढ़ाएंगे आपको उसके अंदर। लेकिन टाइम एरो क्या होता है, देखिए एंट्रोपी चेंज हो, एंट्रोपी यानी कि टाइम एरो को एनर्जी एंट्रोपी चेंज से पढ़ेंगे। जैसे कि देखें यहाँ पे पहले ऑर्डर में थे, बाद में ऑर्डर कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड जा रहा है हमारे पास, तो इंक्रीज होगी एंट्रोपी अगर बढ़ जाएगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा तो वो फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। और अगर रिवर्स कब आएगा, जब वो वापस ऑर्डर में आ जाए। तो ये ऑर्डर में आ नहीं पाता हमारे पास, तो जो आगे फॉरवर्ड जा रहा होता है टाइम असिमेट्री कहलाता है हमारे पास वो, और जो वापस बैक आ रहा होता है उसे कहेंगे टाइम सिमेट्री कहेंगे। लेकिन टाइम सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ ख़राब हो जाए, एक जो रूल्स हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के रूल बनाए, कानून बनाए,
जिसके ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, और पूरी दुनिया का उसूल यही है कि नेचुरल फिनोमेना यही है कि वो हीट हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव कर रही होती है। जो भी कोई इसके अंदर बिगाड़ पैदा करता है, याद रख लीजिए वो डिसऑर्डरनेस को बढ़ा देगा। तो दुनिया के अंदर क्या है, रिवर्सेबल प्रोसेस की कोई कहानी नहीं है, सारे ही रिवर्सेबल प्रोसेस होते हैं हमारे पास। तो एंट्रोपी बढ़ती ही चली जाती है। तो ये ज़रूर है कि एक वक्त आएगा जब ये, आखिर में हम इसमें वर्क एग्जाम्पल भी करेंगे। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जहाँ से स्टार्ट करना है। बड़ा लेक्चर है, लंबा है आपका, यह 1 घंटे से ज़्यादा जाएगा आपका। ठीक है जी, अब बाकायदा स्टार्ट करते हैं इसको। एंट्रोपी क्या है, डेफिनेशन वाइज समझेंगे इसको। ठीक है, एंट्रोपी याद रख लीजिए, सिस्टम में डिस्टर्बेंस, सिस्टम में डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर भी यही किया है कि एक रूल दिया है, एक उसूल दिया है। जब लोग उसके उसूल को तोड़ते हैं, अल्लाह के बनाए हुए कानूनों को तोड़ते हैं, डिसऑर्डरनेस पैदा करते हैं, तो याद रख लीजिए कि वो एंट्रोपी में इजाफा कर देते हैं, बिगाड़ पैदा कर देते हैं। बिगाड़ पैदा होने की वजह से क्या होता है, वो कोई भी किसी के रूल, किसी के भी जो राइट है वो कायम नहीं रह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्रोपी को स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो एंट्रोपी के बारे में अल्लाह ताला ने सबसे पहले बता दिया, कुरान पाक में भी है, और अल्लाह पाक का ये हुक्म आता है रहा है पहले भी, प्यारे नबी के आने से पहले भी। ठीक है जी, तो लेकिन यहाँ पे साइंस के अंदर ये कहते हैं 1865 के अंदर एक जर्मन मैथमेटिशियन थे हमारे पास, फिजिक्स थे, रुडोल्फ क्लासियस थे हमारे पास। उन्होंने सबसे पहले इसका आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस की सिस्टम की जो होगी वो पैदा कर देगी अनअवेलेबल एनर्जी को, या अनयूजेबल एनर्जी को, अनइफेक्टिव वर्क वाली एनर्जी को पैदा कर देगी। दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी। उसको हम कहेंगे इतनी डिस्टर्बेंस कर दी कि वो जो एनर्जी थी वो यूजफुल नहीं रही हमारे पास, वो इफेक्टिव वर्क नहीं करा सके हमारे पास। अवेलेबल है लेकिन ना होने के बराबर है, वर्चुअली आपके पास वो नहीं है आपके पास, ये समझ लीजिए। तो डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस किसी भी सिस्टम की या एनर्जी की, या कहता है कि वो जो उसको कहेंगे एंट्रोपी कहेंगे, या दूसरे कहेंगे एनर्जी अनअवेलेबल। एक एनर्जी है लेकिन किसी काम की नहीं है, तो एनर्जी अनअवेलेबल कहलाएगी वो, फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, काम करने के काबिल ना होने वाली एनर्जी है, कोई इफेक्टिव वर्क ना करने वाली एनर्जी हमारे पास है, उसे कहेंगे एंट्रोपी। दूसरे अल्फाज में कहते हैं द मेजरमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, यानी कि हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर टी, क्यू ओवर टी। अभी पीछे पढ़ के आ चुके हैं, बताया आपको। इट इज डेट इज अनअवेलेबल, ये जो निकलेगी एंट्रोपी ये अनअवेलेबल होगी हमारे पास, फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, कोई अच्छा काम नहीं करा सकती हमारे पास। अभी एक्सपेरिमेंट भी करेंगे उसके अंदर, वहां देखेंगे। कहते हैं एंट्रोपी को एक्सप्रेस करते हैं एस से। अब बच्चे सवाल करेंगे रुडोल्फ क्लासियस ने बताया आइडिया और आपने दे दिया, क्या कहते हैं, एस दे दिया, आर देते या सी देते, कोई बात नहीं। नहीं जनाब, ये उनके ऑनर में, किसके, इनके ऑनर में नहीं, ये निकोलस सादी कार्नो के ऑनर के अंदर एस, उनके सादी के नाम के एस से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एंट्रोपी को। ठीक है, तो अब ये चीज़ ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप चेंज करेंगे, फेज चेंज होगा, हमारे पास सॉलिड से लिक्विड होगा। सॉलिड में मॉलिक्यूल जो है, एटम्स हैं, वो स्टेबल होते हैं, और वो स्टेबल यहाँ पे भी होंगे, लेकिन ये ऑर्डर में होते हैं। वहाँ पे ऑर्डर उनका क्या होता है, खराब हो जाता है, कम हो जाता है, बिगड़ जाता है। डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है लिक्विड में, लिक्विड से ज़्यादा बढ़ जाती है किसमें, गैसेज में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे रैंडमनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, ये मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ इन चीज़ों को। अभी चलते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किसकी, एंट्रोपी की एक्सप्लेनेशन क्या है। कहते हैं कि ऑल नेचुरल प्रोसेस, दुनिया के जितने भी प्रोसेस हैं, आर इन वन डायरेक्शन, वे आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ डिसऑर्डर एंड एंट्रोपी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वन डायरेक्शन में होते हैं, और साथ साथ इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग किसमें, डिसऑर्डर में या एंट्रोपी के अंदर वो जा रहे होते हैं, यानी कि वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, डिसऑर्डरनेस को बढ़ा रहे होते हैं, यही कहना एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, यानी कि इंक्रीज कर रहा होता है किसको, डिसऑर्डर को, या इंक्रीज कर रहे होता है एंट्रोपी को, एक ही बात है। तो दुनिया के जितने भी प्रोसेस हैं वो वन डायरेक्शन है, वो हमेशा हाई से लोअर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, वो एक ही स्मूथ वे में चल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा होता है, उनकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हो रही होती है, डिसऑर्डरनेस पैदा हो रही होती है, बढ़ रही होती है। तो अल्फाज में ये भी कह रहे हैं, तमाम दुनिया के प्रोसेस जो हैं वो डायरेक्शन में होते हैं किसके, बढ़ती हुई डिसऑर्डरनेस में, या बढ़ती हुई एंट्रोपी के अंदर हो रहे होते हैं। यानी कि कहने को ये वो एंट्रोपी बढ़ती जाती है उनकी, या डिसऑर्डरनेस बढ़ता जाता है। ऑल नेचुरल प्रोसेस, दीज नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद हो रहे हो उनको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो ये भी खुद ब खुद होता है। हीट हमेशा, एक कॉफी का कप रख दो बाहर, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, क्या होगा कि वो डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, उसकी इतनी बढ़ गई कि टेम्परेचर सराउंडिंग का और कप का सेम हो गया, बराबर हो गया।
ठीक है। फर्स्ट क्या, ये कप है हमारे पास, किसका, कॉफी का, ये सराउंडिंग है हमारे पास, तो सारी हीट निकलनी शुरू हो जाएगी सराउंडिंग की तरफ। एंड ये होगा, सराउंडिंग में जितना टेम्परेचर होगा इतना ही उसका कप का हो जाएगा। हम कहेंगे किसी काम का ही नहीं रहा, ठंडी हो गई चाय, लेकिन एनर्जी उसने क्या किया, डिसऑर्डरनेस की तरफ कर दी। अब वो ठंडी चाय किसी काम की नहीं है, कॉफी किसी काम की नहीं है। कहता है दीज नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इरिवर्सेबल। ये यहाँ से वहां चल तो जाएगा, वहां से यहाँ नहीं आ सकता है। जब तक कोई एक्सटर्नल वर्क ना कराया जाए तब तक नहीं आएगा यहाँ पे। तो दुनिया में हमेशा हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ हीट हमेशा फ्लो हो रही होती है। ये सूरज निकल रहा होता है, जा रहा होता है, रिवर्स वाला कहानी नहीं है हमारे पास। कहता है दीज नेचुरल प्रोसेस, तमाम दुनिया के जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो खुद ब खुद ही हो रहे होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, खुद ब खुद होते हैं, वापस नहीं जाते, याद रख लीजिए। इन विच, उनमें हो क्या रहा होता है, कहता है इन इंक्रीजिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, यानी कि इन विच डिसऑर्डर इज इंक्रीजिंग। क्या होता है, डिसऑर्डर्स में क्या हो रहा होता है, वो बढ़ रहा होता है इनिशियल से फाइनल स्टेट। जैसे यहाँ से अगर वहां जा रहे हैं तो यहाँ पे पहले क्या है, जो एंट्रोपी है वो इतनी नहीं होगी या डिसऑर्डरनेस इतना नहीं होगा, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते उसका डिसऑर्डरनेस, उसकी एंट्रोपी बढ़ती चली जाती है। तो दुनिया के जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं तमाम के अंदर बढ़ रही होती है एंट्रोपी, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा होता है। कहता है व्हेन हॉटर एंड कोल्डर रीजन आर इनकाउंटर्ड, से ऊपर दिखा है हमने, दोनों करीब करीब हैं, इंशाल्लाह हैं। हीट फ्लो करती फ्रॉम हॉटर से कोल्डर की तरफ, बट इनिशियली मॉलिक्यूल्स आर, बोथ रीजन आर इन सॉर्टेड और अरेंज पोजिशन। इसके मॉलिक्यूल भी एक अरेंज पोजिशन में है, उसके मॉलिक्यूल भी अरेंज पोजिशन में। बोथ रीजन आर इन कॉन्टैक्ट, देन द मॉलिक्यूल लॉस्ट देयर सॉर्टेड या अरेंज्ड पोजिशन। दोनों अपनी पोजिशनों को क्या कर देंगे, वो चेंज कर देंगे, डिसऑर्डरनेस पैदा हो जाएगी। हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर, हीट हमेशा फ्लो जाएगी हॉटर से कोल्डर की तरफ। इन इंक्रीजिंग ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ बोथ, दोनों के, इसके जाते भी हीट जब जा रही होगी तो इसके भी डिसऑर्डरनेस बढ़ती जाएगी और इसकी भी डिसऑर्डरनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस होता है दोनों रीजन, बिकॉज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग लॉस्ट और एब्जॉर्ब हीट इफेक्ट द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंस ड्यू टू विच डिसऑर्डरनेस इंक्रीज। तो क्या होता है कि कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो लॉस्ट कर रहा हो चाहे वो एब्जॉर्ब कर रहा हो, उनके अंदर क्या हो रहा होगा, वहां पे डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा होगा, ये कह लें आप इसको। या ये कह लीजिए कि इन विच डिसऑर्डरनेस अकर हो जाएगा, इंक्रीज नहीं कहते हैं अगर हम वर्ड यहाँ पे, तो इसको कहते हैं वो अकर हो गया। दोनों में क्या होगा, डिसऑर्डरनेस पैदा हो जाएगा। अगर पहले जो था वो नहीं रहेगा, जो पहले था वो नहीं रहेगा, ये समझ लीजिए। इंक्रीज मैंने निकाल दिया यहाँ पे से। ठीक है, अब दूसरा कहते हैं कि व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग से हीट ले ली, एज रिजल्ट एक्सपेंशन हो गया, फैल गया वो गैस अकर एंड मॉलिक्यूल मूव विथ मोर रैंडमली, पहले इतने रैंडम थे अब ज्यादा रैंडम मूव कर रहे हैं, ड्यू टू विच डिसऑर्डर इज इंक्रीज। एक्सपेंड करने के ऊपर, हीट लेने के ऊपर क्या होगा, डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ जाएगी। ठीक है, हीट रिजेक्ट जैसे यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया वर्ड, इसलिए चेंज किया कि वो लॉस्ट करेगा, अगर लॉस्ट करेगा तो फिर वो कम हो जाएगा, लेकिन डिसऑर्डरनेस तो फिर भी होगा, दोनों में बात कहलाएगी उसकी। अब यहाँ कहते हैं एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या है कि वो उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा तो याद रख लीजिए इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो जीरो हो जाएगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो होगी, लेकिन चेंज जो इंटरनल एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या दिखा है, हीट दिया, डेल्टा क्यू दिया। ठीक है, इसका प्रेशर जो था वही रहा, कांस्टेंट रहा उसका। टेम्परेचर जो ये एकदम से प्रश्न मूव करके आपको हो गया, टेम्परेचर जो पहले था वो हीट लेने के वजह से बढ़ा था, लेकिन बाद में वो मेंटेन हो गया, दोनों टेम्परेचर टी सेम ही रहे। वॉल्यूम बढ़ गया, V1 से V2 हो गया, पहले एंट्रोपी S1 थी, अब एंट्रोपी S2 हो गई। तो के लिए कंसिडर कर लिएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का है, जिसमें क्या फिगर में दिखाया जा रहा है, हमारे पास हीट सप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं, ड्यू टू विच क्या होता है, पिस्टन मूव करता है, अब पिस्टन ऊपर चला जाता है, गैंड एक्सपेंड, गैस एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है, बट मेंटेन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। जब टेम्परेचर सेम रहे किसी सिस्टम का, हम कहते हैं डेल्टा यू क्या है, चेंज इन एनर्जी क्या होता है, वो जीरो होता है। वर्क हुआ है, इसका डन हुआ है, एंड चेंज इन वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूम V1 से V2 गया है, तो चेंज इन डेल्टा V हो गया विथ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट था हमारे पास यहाँ पे। फसला क्या कहता है, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहा, उसका बढ़ा जरूर था लेकिन बाद में एक्सपेंशन होने की वजह से मेंटेन हो गया, तो वो डेल्टा यू जीरो हो गया। जितनी भी हीट सप्लाई की उसने सारा का सारा वर्क करा दिया, डेल्टा डब्ल्यू करा दिया, पी चेंज इन वॉल्यूम आ गया, यानी कि जितनी भी हीट सप्लाई की उसने सारी हीट ने क्या कर दिया, उसकी एंट्रोपी को बढ़ा दिया। पहले एंट्रोपी कम थी, बाद में वो कहने को तो वर्क कराया, लेकिन वर्क में क्या हुआ, एंट्रोपी बढ़ा दी यहाँ पे इसने। इन द इनिशियल स्टेट में क्या था, डिसऑर्डर
रैंडम ऑफ सिस्टम बी स्मॉल, पहले रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस थोड़ी थी, सो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बी S1, पहले की एंट्रोपी क्या वो S1 है, बी स्मॉल, S1 भी कम होगा। आफ्टर एक्सपेंशन जब वो एक्सपेंड हो गया, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस सिस्टम किया तो लार्ज हो गई, सो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बी S2 बी लार्ज, तो S2 वो भी ज्यादा हो गया, बिकॉज लार्ज वॉल्यूम, वॉल्यूम के बढ़ने से एक्सपेंड करने से इस दुनिया के अंदर दुनिया गैलेक्सी वगैरह सब चीज एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है, जब फैलती जाएंगी तो डिसऑर्डरनेस बढ़ता चला जाएगा, याद रखना। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, चेंज फॉर डेल्टा एंट्रोपी गाइस, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी हो गया, तो क्या होगा फाइनल वाले में ज्यादा वाले में से कम वाला निकालना, एंट्रोपी ज्यादा किसमें S2 में, S2 माइनस S1 है, ठीक है। अब कहता है कि ये तो बता दिया कि एंट्रोपी ये होता है, लेकिन एंट्रोपी किसके बराबर होता है, चेंज इन एंट्रोपी, जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है थर्मल एनर्जी डेल्टा क्यू के पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन, ठीक है। ये चेंज इन एंट्रोपी है तो डेल्टा लगा दिया, तो हीट भी क्या होगी, चेंज इन डेल्टा हो जाएगी यहाँ पास। अब कहा कि डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा कब, जब सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेगा या उसमें सिस्टम में हीट ऐड कर दी जाएगी। अगर सिस्टम में से बाहर निकाल देंगे हीट तो फिर क्या होगा, ये डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, जब वो रिलीज कर दे सिस्टम या सराउंडिंग की तरफ निकाल दे वो, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसी चीज को दोबारा दिखाया मैंने, वही हीट जो दे रहे थे अब क्यू दिखा रहे हैं, अंदर जो टेम्परेचर T1 है, एंट्रोपी उसकी S1 है, ठीक है। तो यहाँ लिखा सपोज सिस्टम एब्जॉर्ब हीट क्यू, क्यू हीट एब्जॉर्ब की फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से इनिशियली टेम्परेचर क्या था T1 था, आफ्टर एब्जॉर्ब हीट सिस्टम एक्सपैंड एंड टेम्परेचर रिड्यूस, टेम्परेचर बढ़ा नहीं, टेम्परेचर कम हो गया, फैलने के से टेम्परेचर कम हो जाता है, T2 हो गया, टेम्परेचर कम हुआ है लेकिन एंट्रोपी बढ़ गई है आपके पास वहां पे। Hence, entropy of the initial state S1 is equal to Q over T1, एंट्रोपी होगा S1 Q अपॉन T1 के, तो फाइनल क्या होगा S2 is equal to Q over T2। तो हम चेंज क्या है, ज्यादा एंट्रोपी इसमें हो गई एक्सपेंशन की वजह से, तो क्या कहेंगे, यानी कि S2 बराबर हो जाएगा Q over T2 के, तो Q over T2 में से माइनस कर दे किसको, Q over T1 को, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दे, वो कहेगा चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा S बराबर हो गया फाइनल वाली इंट्रोपी, ज्यादा वाली इंट्रोपी में से कम वाली इंट्रोपी को माइनस कर दिया हमने। कहता है ये क्वेश्चन 2 जो है कहती है कि नेट इंट्रोपी, जो टोटल इंट्रोपी इंक्रीज बढ़ गई, पहले कम थी अब ज्यादा होगा, ज्यादा में से कम निकालोगे फिर बचेगा, जीरो नहीं होगा बचेगा, लेकिन वो बढ़ा हुआ हिस्सा होगा, तो नेट इंट्रोपी इंक्रीज हो गई इन ऑल नेचुरल प्रोसेस, दुनिया के जितने भी प्रोसेस हैं जो वन डायरेक्शन है, जो इरिवर्सेबल है, या आगे लिखा मैंने स्पॉन्टेनियस किस्म के जो प्रोसेस है, जो जाते हैं वापस नहीं आते, खुद ब खुद ही हो जाते हैं, उसमें क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ती है। सो एन अदर स्टेटमेंट, सेकंड लॉ का क्या आया, सेकंड लॉ का दूसरा स्टेटमेंट यह है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, फैल गया ना यूनिवर्स, जब वो एक्सपेंड करता है, रिमेन्स इधर कांस्टेंट, या तो वो कांस्टेंट रहेगा और इंक्रीज ड्यूरिंग एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो खुद ब खुद होने वाले प्रोसेस हैं, जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, उनके अंदर या तो एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, या वो कहता है कि एंट्रोपी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। सेकंड लॉ इसका ये कहता है सेकंड लॉ जो है नोट कर लीजिए इसको, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नाम क्या, लॉ ऑफ इंक्रीज एंट्रोपी भी है, ये एमसीक्यूज बन सकता है आपका, ठीक है। तो एक्सपैंड के अंदर एंट्रोपी बढ़ जाएगी आपकी, याद लीजिए। और दूसरा इसका जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, सेकंड थर्मोडायनामिक्स को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीज एंट्रोपी, यानी कि कानून है हमारे पास किसका, बढ़ती हुई एंट्रोपी का। तो सिस्टम में जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जितने भी रिवर्स प्रोसेस होते हैं, सब में इंक्रीज ही हो रही होती है एंट्रोपी। यूनिट क्या बनता है, वो यूनिट क्या है, हीट जो है वो जॉल के अंदर है और टेम्परेचर केल्विन के अंदर है, जॉल पर केल्विन आ गया, ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब देखें, अब हम एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे आपको कि ये वाकई एंट्रोपी बढ़ जाती है, होता क्या एंट्रोपी की से इफेक्ट क्या आता है। तो सवाल नया बना दिया, एक्सप्लेन कीजिए डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की टर्म में बताइए कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कैसे होता है। तो हमने क्या किया, हमने दो सिस्टम ले लिए, दो कार्नो इंजन ले लिए, दो कोल्ड रिजर्वर लिए, कोल्ड रिजर्वर बिल्कुल सेम है, कार्नो इंजन भी सेम है, ठीक है, सेम वर्क करने वाले इंजन हमारे पास हैं, सेम मटेरियल्स के हैं, सेम कोल्ड का है। यहाँ पे फर्क है हमारे पास, अगर गैस है तो ये एरिया कम है, वो एरिया ज्यादा एक्सपेंड वाला, फर्ज कर लीजिए। ये भी हीट क्यों एब्जॉर्ब करेगा, वो भी क्यों करेगा, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे हम इसके अंदर। और ये समझ लीजिए जैसे कि सराउंडिंग है, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ रही है, तो मैंने यहाँ पिक्चर दिखा दी, सराउंडिंग से हीट आएगी सिस्टम में, ये हमारा सिस्टम है पूरा, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, इसको दूसरे फार्म में कह सकते हैं एंट्रोपी और इंक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है।
डिग्रेडेशन को एनर्जी के टर्म में बताइए। अगर सवाल कहता है डिग्रेडेशन बताइए एनर्जी के इन टर्म ऑफ एंट्रोपी, तब भी बात यही रहेगी। अगर सवाल ये कर दे कि डिग्रेडेशन एनर्जी बताइए विद इंक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी के बढ़ने से डिग्रेडेशन हो जाती है, एंट्रोपी के बढ़ने से, डिसऑर्डर के बढ़ने से एनर्जी के अंदर डिग्रेडेशन हो जाती है, एनर्जी की जो अहमियत है वो खत्म हो जाती है, उसका जो पावर है वो खत्म हो जाता है। कहता है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी अकर ओनली इन इरिवर्सेबल प्रोसेस। इरिवर्स प्रोसेस वही जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो सिर्फ जाते ही जाते हैं, वापिस नहीं आ सकते, जो रिवर्स नहीं हो सकते, उनके अंदर डिग्रेडेशन लाजमी होता है। बिकॉज चेंज इन एंट्रोपी जो होता है वो ज्यादा हो जाती है। जितने भी रिवर्सल प्रोसेस हैं, थोड़ी देर पहले पढ़े, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसमें चेंज इन एंट्रोपी जीरो से ज्यादा होता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। लेकिन दूसरा वाइल, जबकि इरिवर्सल प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, जिसमें डेल्टा एस बराबर होता है जीरो के। लेकिन रिवर्सेबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ये हमने पहले भी बताया था आपको, कार्नो इंजन ने बताया था, और उससे पहले भी डिफाइन कर चुके हैं इस चीज़ों को, क्योंकि हमें लॉसेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस तभी ये जीरो अगर कोई करके दिखाता है रिवर्सेबल प्रोसेस 100%, यानी कोई लॉस नहीं होता, तो वहाँ एंट्रोपी क्या होगी, बराबर जीरो की होगी, याद रख लीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एंट्रोपी बढ़ती जाती है सिस्टमों की, क्योंकि सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम इसको डायग्राम को समझेंगे। कहता है सपोज कर लिया कार्नो इंजन है, इंजन 1 हमारे पास है, इज वर्किंग इन बिटवीन हॉट रिजर्वायर, एक हॉट रिजर्वायर है और एक कोल्ड रिजर्वायर के दरमियान में हीट का एक्सचेंज हो रहा है। हीट एक्सचेंज हो रही है कहाँ से, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर के अंदर। उसकी हीट एक्सचेंज के बीच में हमने एक हीट इंजन लगा दिया, जो कार्नो इंजन है, जो कि परफेक्ट इंजन की तरफ काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो हीट रिसीव करेगा और वो वर्क करेगा, और एक पार्ट को वो रिजेक्ट कर देगा कोल्ड बॉडी के लिए। तो हॉट रिजर्वायर रिसीव करता है हीट क्यू को हीट को रिसीव करता है फ्रॉम द सराउंडिंग। कहता है कि जो हीट जो हॉट रिजर्वायर है, ये T1 वाला जो रिजर्वायर है, वो हीट क्यू को रिसीव करता है, एब्जॉर्व करता है कहाँ से, सराउंडिंग से, एंड मेंटेन द टेम्परेचर T1, अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है T1 के ऊपर। हीट ली और टेम्परेचर मेंटेन कर लिया T1 पे। ठीक है, एंड द कोल्ड रिजर्वायर हैज कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कोल्ड रिजर्वायर है वो कांस्टेंट टेम्परेचर T नॉट है हमारे पास। ठीक, कार्नो इंजन कहता है रिसीव करता है सेम हीट। अब ये जो हीट दी थी, इसने अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये कम नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले रिजर्वायर के ऊपर। ठीक है, अब क्या किया कि इसने कहा कि कार्नो इंजन ने वो जो हीट यहाँ पे दी थी, जिसने इसका टेम्परेचर मेंटेन किया था, वही हीट इसने कार्नो इंजन ने रिसीव कर ली। कार्नो इंजन रिसीव सेम हीट क्यू फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर से वही सेम हीट को उसने रिसीव कर लिया, एंड डू वर्क W1 वर्क किया, एंड सम हीट Q1 रिजेक्ट टू द कोल्ड बॉडी, सम वन को रिजेक्ट कर दिया, हीट Q1 को, किसको, कोल्ड बॉडी को। फिगर में नजर आ रहा है आपको, ये हीट आई, ये टेम्परेचर मेंटेन हुआ, वही हीट आगे ट्रांसफर हुई है, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करा के T1 करा के उसको। ठीक है, तो अब सेम हीट आई है। ठीक है, वर्क आ गया, W बराबर हो गया, जितनी भी हीट सप्लाई हुई थी उसमें से ये पार्ट निकाल दो आप, टोटल में से निकाल दिया Q1 जो रिजेक्ट हुआ। ठीक है, यही प्रोसेस हम आप दूसरे में भी कर सकते हैं। अगर आप इसका इसी वाले स्टेज पे अगर हम निकालें, इसकी इफिशिएंसी निकालना चाहें कार्नो इंजन की, कि इसकी इफिशिएंसी क्या होगी, तो याद रख लीजिए कि इफिशिएंसी वर्क होता है वो वर्क डन अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट भी कह सकते हैं इसको, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी वर्क डन अपॉन इनपुट। इनपुट तो क्यू ही है, वर्क डन क्या है, जो हीट सप्लाई हुई उसमें से निकाल दें, हमने ऊपर देखा जो हीट सप्लाई उसमें से Q1 निकाल दें। अब जाहिर बात है इसको इमिट कर दें, ओमिट कर दें, हाइड कर दें, इन दोनों को लेके चलेंगे हम। W1 अपॉन Q है हमारे पास, और वहां पे ये पूरा रिलेशन है। ठीक है, अब ये Q को एलसीएम को ब्रेक कर दिया, Q इसके नीचे भी आ गया, Q के नीचे, और Q1 के नीचे भी आ गया। तो Q के नीचे आया तो Q से Q कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यहाँ पे आ गया Q अपॉन T। ठीक है जी, यहाँ पे Q डिवाइड कर रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई कर देगा उसको, पूरे 1 माइनस Q अपॉन Q जो था उसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, और हमने इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में हमने कह दिया कि ये जो Q1 है वो रिलेट करता है किसको, T नोट को। जो Q1 वो हीट है जो T नोट तक जा रही है, और Q वो हीट है जो T1 से आ रही है यहाँ पास, तो T नोट अपॉन T1 डायरेक्ट कर दिया हमने इसको। ये पिछले लेक्चर में कार्नो इंजन में समझाया अच्छी तरह से आपको। ठीक है, तो ये Q1 वो है जो हीट रिजेक्ट हुई किसमें, T नोट के अंदर, और वो हीट थी जो उसने ली थी T1 थी, वो Q जो थी T1 रिजर्वायर से ली थी। सेम हमने कहानी की अब जिससे दूसरे वाले कार्नो इंजन के लिए, दूसरे जो फिगर पर नजर आ रही है आपको, ये वाली फिगर। ठीक है, ये वाली फिगर, अब यही हीट इसने भी ली, लेकिन इसका टेम्परेचर वो टेम्परेचर T1 की तरह नहीं हुआ, T2 हुआ। बाजार देखने में बड़ा नजर आ रहा है, बड़ा नहीं है, लेकिन ये एरिया जरूर बड़ा है।
लेकिन ये टेम्परेचर कम होगा उससे, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। मैंने बताया एरिया का भी फर्क हो सकता है और जो फेज चेंज होता है उसका भी फर्क हो सकता है। फेज चेंज से मुराद सॉलिड लिक्विड गैस के फर्क भी आ सकते हैं, गैस और वेपर के फर्क भी आ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा भी इंजन था, कार्नो इंजन था, इस वर्किंग कर रहा है हॉट रिजर्वायर कोल्ड, वहां भी हॉट है कोल्ड है। हॉट रिजर्वायर रिसीव करता है सेम हीट क्यू जो पहले वाले कार्नो इंजन के हॉट रिजर्वायर ने हीट एब्जॉर्ब की थी, वही सेम हीट इसने भी क्यू एब्जॉर्ब कर ली, सराउंडिंग से मेंटेन कर लिया अपना टेम्परेचर T2 उसने मेंटेन किया था। फर्स्ट वाले सिस्टम ने T1 मेंटेन रखा था, दूसरे वाले ने जो राइट साइड पे था उसने T2 मेंटेन रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखें उसने क्या मेंटेन रखा है, टेम्परेचर T, वही हीट ली और टेम्परेचर मेंटेन किया T2, उसने T1 मेंटेन, इसने T2 किया। ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर है कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, वहां भी कांस्टेंट था, यहाँ भी कांस्टेंट, ये टी नोट है वो भी टी नोट था। कार्नो इंजन ने रिसीव की हीट क्यू को, जो हीट सप्लाई हुई T2 के मेंटेन कराया टेम्परेचर, वही हीट उसने क्या हुआ हॉट रिजर्वायर ने सेंड कर दी किसको, कार्नो इंजन को। क्यू हीट सप्लाई की हॉट हॉट रिजर्वायर से आई, इसके पास वर्क हुआ W2, दूसरा इंजन था तो वो वर्क करेगा W2 ऑन द सम हीट Q1 रिजेक्ट कर दी, उसने भी Q1 रिजेक्ट की थी, इसने भी Q1 रिजेक्ट कर दी। ठीक है, दोनों एक ही जैसे इंजन है। ठीक है, लेकिन हीट दोनों को सेम सेम मिल रही है, टेम्परेचर का फर्क है, टेम्परेचर का फर्क है। दोनों इंजन एक ही जैसे हैं, दोनों को हीट सेम जो यहाँ से आई थी वही हीट यहाँ पे, वही हीट यहाँ पे, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर T1 है, वहाँ का टेम्परेचर T2 है। यहाँ का टेम्परेचर कम है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो इतना ज़्यादा वर्क करा देगा, जिसका टेम्परेचर कम है वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं करा सकेगा जितना वर्क ये कराएगा T1। इसकी क्वांटिटी टेम्परेचर के कम होने की वजह से वर्क भी कम हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर कम क्यों हुआ जब हीट सेम थी, तो याद रख ली इसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, एरिया के बढ़ने से एक्सपेंड करने की वजह से इसकी डिसऑर्डरनेस बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि इसका टेम्परेचर कम था, और वो ये जो हीट थी, जो सेम हीट यहाँ पर है सेम हीट यहाँ पर है, लेकिन टेम्परेचर कम है तो इस हीट की पावर इतनी नहीं होगी जो पावर इसकी होगी। ठीक है, इतना यूजफुल वर्क ये कराएगा, इतना यूजफुल वर्क ये नहीं करा सकेगा। सेम है लेकिन इसका जो एनर्जी है इतनी यूजफुल नहीं होगी, इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, उसमें भी ये क्या था, जो W2 निकालेंगे तो Q माइनस Q1, हीट सप्लाई Q की थी, जो रिजेक्ट हो गई वो Q1 हो गई। ठीक है, इफिशियंसी निकाले इंजन 2 की, कार्नो इंजन, और यहाँ मैंने लिखना भूल गया था, यहाँ लिख लेते हैं इंजन 2। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, कार्नो इंजन 2 लिख दिया। कार्नो इंजन 2 का क्या था, वर्क डन क्या था उसका, W2 था, हीट वही से हम एब्जॉर्व की थी। ठीक है, हीट वही है, वर्क डन बराबर है Q माइनस Q1, वहाँ भी यही था। इसको इमिट कर दें, एफिशिएंट ईटा को, इन दोनों को कंपेयर कर लें। ठीक है, ये ऐसे कैसे नीचे आ गए। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये ऐसे ब्रेक कर दिया, Q के नीचे आया तो कैंसिल हो गया, 1 बचा, माइनस Q1 अपॉन Q आ गया। ठीक है, यहाँ Q डिवाइड कर रहा था, मजा Q मल्टीप्लाई कर देगा, उनको ब्रैकेट में कर दिया, 1 माइनस Q1 है तो T नॉट, Q1 है ऊपर क्या है तो क्या हो गया, T नॉट हो गया, और Q जो थी वो अब वो T1 नहीं है, क्योंकि ये तो आ रहा है सेकंड इंजन में जो हीट आ रही है वो रिजर्वायर T2 से आ रही है, उसमें T1 से आ रही थी, वो T1 था, ये जो आ रही है T2 से आ रही है तो वो T2 होगा। फर्क इतना है सिर्फ, वहां T1 है वो T1 रिजर्वायर से आ रही थी, ये T2 से आ रही है। बाजार देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन टेम्परेचरों का फर्क आ रहे हैं, सिंपल। अब यहाँ बताएंगे एज टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 ज्यादा है किससे, T2 से, बिकॉज हॉट रिजर्वायर T1 हैज लो वॉल्यूम। मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखा कि T1 था जो हमारे पास यहाँ पिक्चर में नजर आ रहा था, ये T1 जो था इसका वॉल्यूम कम है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, एक वजह ये भी हो सकती है। ठीक है, मैंने कहा T1 हैज लोअर वॉल्यूम एज कंपेयर टू हॉट रिजर्वायर T2, T2 के मुकाबले में T1 का वॉल्यूम कम है, इस वजह से T1 का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, T2 का कम है। और OR यानी कि दूसरी एग्जांपल केस ये भी बन सकता है, मे बी हॉट रिजर्वायर T1 हैज फेस चेंज, T1 में फेस चेंज है, डिफरेंस एज कंपेयर टू हॉट रिजर्वायर T2 के मुकाबले में T1 के अंदर अलग है। अगर यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है वहां पे गैस है, अगर यहाँ पे सॉलिड है वहां पे लिक्विड है, ये भी समझ सकते हैं आप। यहाँ पे अगर हमारे पास गैस है वहां पे वेपर है, यहाँ पे हल्की हीटअप गैस है, वहां पे थोड़ी सी ज्यादा हीटअप गैस है, कुछ भी बन सकता है। यानी कि कहना मकसद ये है कि उसमें फर्क है। मैं यहाँ पे दोनों केसेस में से कोई सा भी केस ले सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है,
इन्हीं वजह से क्या है, T1 ज्यादा है और T2 कम है, कोई सा भी ले लें केसा, एक्सेट्रा कर दिया मैंने आपके लिए, ड्यू टू डिफरेंस। अब हमने ये मान लिया कि कोई वजह हो सकती है, वॉल्यूम की हो सकती है, फेज चेंज की वजह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जिसकी वजह से क्या T1 ज्यादा है T2 कम है। अब होगा क्या, तो कहता है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब इन दोनों का जो फर्क है, इनके फर्क से क्या होगा, यूजफुल वर्क W1 ऑफ कार्नोट इंजन हैज मोर, जो पहला इंजन था लेफ्ट साइड पे, उसका इंजन का वर्क ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू T2, W2 कार्नोट इंजन टू W2 के मुकाबले W2 वाला वर्क कम होगा, W1 वाला वर्क ज्यादा होगा, क्योंकि W1 वर्क जो है वो टेम्परेचर T1 पे है, वजह से हो रहा है, और W2 वर्क हो रहा है T2 की वजह से हो रहा है। तो नाउ चेंज इन वर्क इन टू इंजनों का फर्क कैसे निकलेगा, तो वो ज्यादा वर्क वाले में से कम वाला निकाल देंगे। तो हमने तो पहले डिसाइड कर दिया, क्योंकि हीट टेम्परेचर से हमने डिसाइड किया कि हीट दोनों को सेम मिली है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है T1 का, तो उसका वर्क ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर कम था उसका वर्क भी कम होगा। चेंज इन वर्क क्या होगा, ज्यादा वाले वर्क में से कम वाला वर्क निकाल दें, ऐसा नहीं W2 माइनस W1 कर दें, जी नहीं, ज्यादा वाले वर्क वाले में से कम वाला निकाल दें। तो ज्यादा वर्क वाले का फॉर्मूला क्या था, वो Q, उसमें T1 था, W2 वाले में क्या था, T2 था, सेम सेम है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसको ऐसे रहने दिया, इन दोनों Q में से Q बाहर को मैं निकाल दिया, कर्ली ब्रैकेट दिखा दिया। ये जो ऑर्डर पे, ये जो हमारे पास ऑर्डर पे नहीं है, ये स्मॉल ब्रैकेट में है, ये ऐसे कैसे है, माइनस है तो माइनस से ये स्मॉल ब्रैकेट बन जाएगा, सिर्फ Q बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है जी। तो यहाँ ब्रैकेट को खोल दिया, थोड़ा सा इसको दिखाते हैं आपको, Q बाहर निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1 ऐसे ही आएगा, माइनस का T0 अपॉन T1 आ गया, ये माइनस प्लस माइनस 1 का 1 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, T0 अपॉन T2, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, तो क्या बचा, T0 अपॉन T1, ये माइनस का बच रहा है, ये प्लस का बच रहा है, पहले प्लस वाला मैंने पहले लिख दिया, T0 अपॉन T2, फिर माइनस का T0 अपॉन T1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो चुका है, ये माइनस की रकम है T0 अपॉन T1, और T0 अपॉन T2 जो है ये प्लस की रकम, तो प्लस की पहले आ गई, माइनस की बाद में आ गई, 1 से 1 कैंसिल हो चुका है, ठीक है जी। अब मैंने ये कहा कि मैं T0 को कॉमन निकाल दूं और Q को अंदर ले जाऊं, तो T0 यहाँ से बाहर आ गया और Q को दोनों की तरफ आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अगर गौर से देखें तो ये चेंज इन वर्क है, तो ये क्या है, ये एंट्रोपी किसकी, सेकंड वाले की, ये एंट्रोपी फर्स्ट वाले की। इसका मतलब ये साबित हो गया कि एंट्रोपी जो है वो ज्यादा थी दूसरे वाले की, Q अपॉन T2 है ना, एंट्रोपी का होता है हीट अपॉन टाइम, हीट अपॉन टेम्परेचर, सॉरी। तो क्या होगा, ये 2E2 है, तो ये ज्यादा में से कम माइनस हो रहा है ना, हमेशा ज्यादा में से कम, जिसमें ज्यादा है ज्यादा में से कम, वर्क ज्यादा हुआ, इसका वर्क कम हुआ, इसकी एंट्रोपी ज्यादा थी 2 वाले की, 1 वाले की कम थी, इसी वजह से वो वर्क ज्यादा हुआ और वर्क वो कम हुआ। ये साबित हो जाता है, इस रिलेशन से हो जाता है, हमने वर्क से निकाल लिया, तो डेल्टा एस T0 आ गया। अब इस इक्वेशन को अलग डिफाइन करेंगे, इसको अलग डिफाइन करेंगे। पहले डिफाइन कर देंगे इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 3 में कहता है जो Q अपॉन T1 है, Q अपॉन T1 इट इज द एंट्रोपी ऑफ हॉट रिजर्वायर T1। ये एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी का होता है हीट अपॉन टेम्परेचर, तो ये 1 है, तो ये टेम्परेचर रिजर्वायर 1 का था, ये एंट्रोपी T1 की है हमारे पास है एंट्रोपी, ये वो एंट्रोपी डेट इज लो एज कम्पेयर टू एंट्रोपी ऑफ T2। ये एंट्रोपी कम है किसके मुकाबले में, उस दूसरे वाले में से, ज्यादा में से हमेशा कम माइनस होता है ना भाई, तो ये एंट्रोपी कम है, ये कह रहे हैं। और Q अपॉन T2 क्या, ये भी एंट्रोपी, लेकिन ये T2 है तो T2 रिजर्वायर की है, ये एंट्रोपी क्या है, ज्यादा है किसके मुकाबले में, T1 के मुकाबले में, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे बताया इसको W1 माइनस W2 जो है ये क्या है, ये चेंज इन वर्क है हमारे पास, तो इसको लिखा है जो चेंज इन वर्क हुआ है, तो ये जो वर्क में चेंजिंग है, तो इसका मतलब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये हमारे पास, ठीक है। डेट इज डिग्रेडेड, कहता है कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो डिफरेंस निकलेगा, यानी कि W1 माइनस W2 में से जो डिफरेंस निकलेगा आपका, ठीक है, सब ब्लर होता है, W1 में से माइनस करेंगे W2 को, W1 में से माइनस करेंगे W2 को, तो ये चेंज वो होगा जो एनर्जी होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, वो फर्क आएगा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो डिग्रेड हो गई, या दूसरे अल्फाज में कह लें ये वो एनर्जी है जो इस्तेमाल ही नहीं कर सके हम काम के लिए, है जरूर लेकिन इस्तेमाल ही नहीं कर सकते काम के लिए। और ये जो चेंज है ये क्या है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एंट्रोपी है। ये जो चेंज है यानी डेल्टा एस हो गया, वो डेल्टा डब्ल्यू हो गया, डेल्टा डब्ल्यू मतलब वो है
वर्क जो है वो भी एक एनर्जी होता है। तो वर्क यानी कि जो चेंज इन वर्क है ये डिग्रेडेड एनर्जी है, अनयूजेबल एनर्जी है, अनअवेलेबल वर्क फोर्स है हमारे पास, ठीक है, जो भी कहना चाहें उसको, ठीक है। अब चौथी में हमने जो कहता है इक्वेशन 4 क्या कहती है, इक्वेशन 4 हमारी ये थी, चेंज इन वर्क बराबर है चेंज इन एंट्रोपी इनटू टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्व कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये लिखा कि इक्वेशन 4 कहती है इंक्रीज ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू है ना, डेल्टा डब्ल्यू का मतलब क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी, इंक्रीज मीन्स डेल्टा के अंदर है, बढ़ी हुई है, इस इक्वल बराबर है इंक्रीज इन इंट्रोपी, बढ़ी हुई इंट्रोपी डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स मल्टीप्लाई बाय द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट अवेलेबल रिजर्वायर। देखो उसको वापस में जाता हूँ पीछे ताकि ये आपको पूरा दिखा दूँ फार्मूला अगर आ जाए तो। यानी कि ये डेल्टा डब्ल्यू था, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, लेकिन डेल्टा का मतलब क्या है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनकी अनअवेलेबल, अनयूजेबल, अनइफेक्टिव क्या कहते हैं जो एनर्जी है वो बराबर है किसके, हमारे पास यूनिवर्स की बढ़ती हुई एंट्रोपी इनटू कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर। तो इंक्रीज ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल इंक्रीज इन एंट्रोपी डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का जैसे जैसे फैलती जाएगी दुनिया एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाई बाय द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर, ठीक है। हैंस अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज ड्यू टू द अनअवेलेबल एनर्जी की वजह से क्या होता है, एनर्जी अनअवेलेबल एनर्जी की वजह से क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ जाती है सिस्टम की, आल्सो इंक्रीज बट यूजफुल एनर्जी डिक्रीज, जो काम की एनर्जी थी आपकी वो ज़ाया हो गई, क्यों दोनों ने लिया था लेकिन एक क्यों ज़ाया हो गया, उसकी एनर्जी ज़ाया हो गई, यूजफुल एनर्जी ज़ाया हो गई, इट इज़ कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन दोबारा से डालते हैं इस बात को, कहते हैं हम यहाँ पे कि व्हेन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, जब सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, सिस्टम की एंट्रोपी आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अनअवेलेबल एनर्जी जो है सिस्टम की वो भी बढ़ जाएगी, या ये के लिए वो भी इजाफा हो जाएगा, आल्सो इंक्रीज बढ़ जाएगी, लेकिन यूजफुल एनर्जी वो कम हो जाएगी। जो एनर्जी यूजफुल जिससे हम काम लेना था वो कम हो गई, जिसको और जो काम नहीं हो करने वाली एनर्जी वो बढ़ गई हमारे पास, किसकी वजह से बढ़ गई, एंट्रोपी के बढ़ने की वजह से ना इस्तेमाल होने वाली एनर्जी बढ़ गई और जो इस्तेमाल वाली एनर्जी थी वो कम हो गई, ये कह लीजिए अंदाज जो भी कहना चाहे, इसको कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद हमारे पास है हीट डेथ, ये हम पहले भी समझा चुके हैं आपको, फिर दोबारा इसको रिकॉल कर देते हैं। कहता है अगर हमारे पास यूनिवर्स के अंदर, पूरी कायनात के अंदर एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, अपने पीक पे पहुंच जाएगी, तो क्या होगा, तमाम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सन का और अर्थ का, मून का, स्टार्स का, सब का क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। तो भाई साहब क़यामत बर्पा हो जाएगी, कुछ भी किसी काम की, कुछ भी एनर्जी काम के लिए नहीं बचेगी वहाँ पे। तो कहता है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, पूरी कायनात का जो एंट्रोपी है, विल बी एट मैक्सिमम, अपने मैक्सिमम पे हो जाएगी, विल बी कभी हो जाएगी, एंड ऑल ऑब्जेक्ट विल बी द सेम टेम्परेचर। जब वक्त आएगा उस वक्त में क्या होगा, जब सारी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, सॉरी एंट्रोपी जो है मैक्सिमम हो जाएगी, एक वक्त के ऊपर एंट्रोपी पूरी कायनात की मैक्सिमम हो जाएगी, तो तमाम टेम्परेचर का, तमाम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उस स्टेज पे कोई यूजफुल एनर्जी नहीं होगी, नो यूजफुल एनर्जी विल बी अवेलेबल, कोई काम करने वाली एनर्जी बचेगी ही नहीं काम के लिए, और लाइफ विल बी सीज, और दुनिया की, इंसान की जो दुनिया की जिंदगी वो सीज हो जाएगी, एकदम से जाम हो जाएगी, रुक जाएगी। कहता है उसको कहते हैं हीट डेथ, यानी कि इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि सबका टेम्परेचर, सॉरी इतनी एंट्रोपी बढ़ गई, इतनी डिसऑर्डरनेस बढ़ गई कि तमाम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हुआ, वो सेम हो गया, ठीक है। कहता है एट हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स, जो कायनात का हीट डेथ होगा, नो चेंज अकर इन इंटरएनर्जी, किसी भी सिस्टम की इंटरएनर्जी चेंज नहीं हो रही होगी, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एंट्रोपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है, डिसऑर्डरनेस अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, ऑल फिजिकल, ऑल केमिकल, ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस विल बी स्टॉप, तमाम प्रोसेस चाहे केमिकल के हों, चाहे फिजिकल के हों, चाहे बायोलॉजिकल हों, सब रुक जाएंगे इस पर। नीदर एनर्जी एब्जॉर्ब नो रिलीज फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट
रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ना सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हो रही होगी। दोनों साइडों पे से कहीं पे भी कोई ट्रेवल, इक्विलिब्रियम, दूसरे अल्फाज में हम ये कह लें इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अर्थ अर्थ का और सन का अगर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम बन गया तो समझें जो हाल सन का है वो हाल अर्थ का हो जाएगा भाई साहब, कुछ भी नहीं बचेगा। कहते हैं ना कुरान पाक में, जैसे हम जानते हैं कि वो जमीन के ऊपर क्या होगा, तांबे की तरह गर्म हो जाएगी जमीन। तो वैसा अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला बचाए। ये हीट डेथ जो है ये क़यामत बर्पा चीज़ होगी, जो कभी होगी ज़रूर, क़यामत आएगी। और ज़ाहिर बात है एंट्रोपी के बढ़ने की वजह से ही वो क़यामत बर्पा होगी साइंस के मुताबिक, ठीक है। वो हम मुस्लिम्स का अलग ही बिलीफ है हमारे पास, जो सॉलिड भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। जो अल्लाह का हुक्म होगा उसी वक्त क़यामत बर्पा हो जाएगी। जो अल्लाह हुक्म करता है तो चीज़ कुन फायकुन जैसे वो कहता है ऐसे ही हो जाती है, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे क्या है कि हीट डेथ एक ऐसी स्टेज होगी जिसके अंदर एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, तमाम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होगा, कोई काम के काबिल एनर्जी बचेगी नहीं, एंड लाइफ ख़त्म हो जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रही होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, कोई एंट्रोपी चेंज होनी बंद हो जाएगी, उसकी तमाम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तमाम प्रोसेस रुक जाएंगे। इट विल नॉट अकर इन नियर फ्यूचर, अभी नहीं होगा भाई साहब ये, लेकिन आगे फ्यूचर के बाद में, यानी कि बिलियंस ईयर में, मिलियन ईयर में जब भी अल्लाह का हुक्म होगा ये हो जाएगा भाई साहब। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक है टाइम एरो। देखें ये भी खतरनाक टॉपिक है हमारे पास। एंट्रोपी, इन टर्म ऑफ एंट्रोपी के अंदर कहता है कि टाइम एरो आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ टाइम। टाइम एरो यानी टाइम का जो एरो है, जो एरो बना होता है टाइम का, वो बताता है टाइम की डायरेक्शन को विद चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी की चेंज से। अगर एंट्रोपी चेंज हो रही है, ठीक है, अगर एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है सिस्टम की, सिस्टम पहले स्टेबल था यानी कि ऑर्डर में था, अब ये ऑर्डर लेस होता जा रहा है, डिसऑर्डर होता जा रहा है। हमारे पास क्या होता जा रहा है, ऑर्डर लेस ना समझिए, क्या डिसऑर्डर होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही वो डिसऑर्डर हो जाएगा तो एक लिमिट आएगी, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती जाएगी तो एरो जो है वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा हमारे पास। तो कहता है कि एरो, टाइम एरो आइडेंटिफाई करता है किसकी, टाइम एरो बताता है टाइम की डायरेक्शन, किससे, एंट्रोपी के चेंज से। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो फॉरवर्ड जाएगा, तो एंट्रोपी इंक्रीज, अगर एंट्रोपी बढ़ रही है। देखें पहले ये अलग अलग थे, लेकिन अब ये दोनों एंट्रोपी बढ़ गई, पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई, इस टाइम को नहीं बता रहे हम। तो कहता है कि एंट्रोपी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ लाइफ, इंक्रीज ऑफ टाइम। तो कहता है एंट्रोपी बढ़ती है किसके बढ़ने से, टाइम के बढ़ने से। टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ऐसे ऐसे एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। देन टाइम इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है टाइम के बढ़ने से तो वो कहाँ जाएगा, वो फॉरवर्ड चला जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा तो इट इज कॉल्ड टाइम असिमेट्री कहलाता है ये। इसी तरीके से अगर एंट्रोपी पहले बढ़ रही थी, अगर फर्ज किया कि एंट्रोपी वापस आ रहे हैं, एरो पहला एरो तो यहाँ चला गया ना, कि एंट्रोपी बढ़ती गई और टाइम के साथ साथ, टाइम के बढ़ने के साथ साथ एंट्रोपी बढ़ती गई, तो ये कहलाया टाइम असिमेट्री कहलाया। अब दूसरा स्टेज देख लीजिए कि यहाँ से हम वापस आ रहे हैं अपने ऑर्डर की तरफ, यहाँ से हम वापस आ रहे हैं अपने ऑर्डर की तरफ। कहता है एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ बढ़ रही थी, यहाँ पे अब इस एरो में देखें क्या, वापस ऑर्डर, पहले एंट्रोपी ज़्यादा थी अब एंट्रोपी कम हो गई। एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है विथ इंक्रीजिंग ऑफ टाइम, टाइम के गुजरने के साथ साथ एंट्रोपी कम होनी शुरू हो जाए, बिगाड़, डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस कम होनी शुरू हो जाए, देन टाइम इज मूविंग बैकवर्ड डायरेक्शन, टाइम पीछे जाएगा। इट इज कॉल्ड टाइम सिमेट्री कहलाता है। जैसे ये टाइम चल रहा है ना, ऐसे चलता जाए, उल्टा घूमेगा नहीं भाई, उल्टा नहीं घूमेगा। ये टाइम की इसमें ना इसमें मत समझिएगा आप, कहीं इसमें समझना शुरू कर दें। ये डिसऑर्डरनेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये टाइम कभी रिवर्स नहीं होता, जो टाइम गुजर गया वो आगे निकल गया, फॉरवर्ड ही जाता है, बैकवर्ड नहीं आता। क्योंकि अगर आप इस टाइम को, क्लॉक को वापस रिवर्स करना चाहेंगे, हाथ से तो आप कर लेंगे इसको रिवर्स, लेकिन एक्चुअली ऑर्गेनिकली आप उसको अगर चाहें, इसको रिवर्स करना चाहें आप, तो आपको वो तमाम इफेक्ट जो अब गुजर चुके हैं उनको सबको रिवर्स करना पड़ेगा। जितनी डिस्टर्बेंस हो चुकी है, जैसे एक बच्चा था और बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा आदमी चाहे मैं बच्चा बन जाऊं तो वो जो एनर्जियां जो ज़ाया कर चुका है सारी दे दो उसको आप, वो तब भी कैपेबल नहीं होगी इसके लिए कि वो वापस रिटर्न हो जाए, तो रिवर्स नहीं हो सकता टाइम। एंट्रोपी के सेंस में अलग है यहाँ पास, तो नोट कर दें। एंड एज द एरो
of time does not return to original place. Similarly, entropy does not return to the original place. कहता है जिस तरीके से टाइम, जैसे कि ये गुजरते गुजरते ऐसे आ गया, अगर इसको वापस हम पीछे लेके जाने की कोशिश करें तो हाथ से तो आप कर लेंगे इस घड़ी में, लेकिन हकीकत में क्या है, टाइम पीछे नहीं जा सकता। इसी तरह से कोई भी चीज़ में बिगाड़ पैदा हो जाए, किसी चीज़ में एंट्रोपी आ जाए, किसी में डिस्टरबेंस आ जाए, तो वो भी वापस नहीं हो सकता। जिस तरह टाइम रिवर्स नहीं हो सकता, एंट्रोपी भी रिवर्स होके वापस यहाँ आ जाए, यहाँ से वापस यहाँ आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया होगा आपको। अब बुक ने एक टॉपिक और दे रखा था इसी के अंदर, उसके बाद एग्जाम्पल इसकी, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा लेक्चर आपका। डिफाइन एनर्जी डिग्रेडेशन ड्यूरिंग ऑल नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, अब इसको दोबारा एक तरीके से डिफाइन करेंगे हम। तो कहता है डिग्रेडेशन कर रहे हैं एनर्जी की, लेकिन तमाम प्रोसेसों के लिए, इरिवर्सेबल और रिवर्सेबल को, दोनों का। कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का जो कानून है उसके मुताबिक, ऑल नेचुरल प्रोसेस ऑलवेज हैपन इन वन डायरेक्शन। वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं। किस में होते हैं? विद इंक्रीजिंग द एंट्रोपी, एंट्रोपी के बढ़ते, टाइम के गुजरने के साथ साथ एंट्रोपी बढ़ती जाती है, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने। एक ही डायरेक्शन में और होते हैं। तो कहता है कि दुनिया के जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो एक डायरेक्शन में होते हैं। किस में होते हैं? इंक्रीज द एंट्रोपी इन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिस्टम में भी इंक्रीज हो रही होती है एंट्रोपी, और सराउंडिंग के अंदर भी इंक्रीज हो रही होती है। सेकेंड लॉ जो थर्मोडायनामिक्स का होता है, उसको लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इंक्रीज एंट्रोपी कहते हैं। वो ये कहता है कि व्हेन ऑल द सिस्टम टेकिंग पार्ट इन अ प्रोसेस, कहता है जब तमाम सिस्टम के सारे पार्ट आप प्रोसेस में ले लें, एंट्रोपी ईदर रिमेन्स कांस्टेंट, तमाम पार्ट ले लें, एंट्रोपी या तो बराबर होगी जीरो के, या वो बड़ी होगी, रिमेन्स कांस्टेंट होगी यानी बराबर होगी, लेस देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो यानी कि वो कांस्टेंट होगी, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? इंक्रीज होगी। कहता है ये जो सेकेंड लॉ हमारे पास है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, जिसको लॉ ऑफ इंक्रीज एंट्रोपी कहते हैं, वो ये कहता है कि एंट्रोपी जो या तो बराबर जीरो की होगी या बड़ी हुई होगी। बराबर जीरो को तुम्हें बताया वो रिवर्सेबल में होता है। इन रिवर्सेबल प्रोसेस डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी जो है बराबर होती है किसकी? वो जीरो की होती है। चेंज इन एंट्रोपी डज नॉट चेंज इन रिवर्सेबल, रिवर्सेबल के अंदर चेंज होती नहीं है, याद रखें। ठीक है, लेकिन इरिवर्सेबल में क्या होता है? तमाम ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं हमारे पास रिवर्सेबल। इरिवर्सेबल जो हम स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो कहता है डेल्टा एस बराबर जीरो की होता है, चेंज हमेशा हो रहा होता है, एंट्रोपी में चेंज जो हो रहा होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है इरिवर्सेबल प्रोसेस में। लिखा हैंस ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्स, तमाम दुनिया के जो प्रोसेस है वो इरिवर्सेबल है। समझे बात को? रिवर्सेबल है ही नहीं। Energy always tend to pass from one available energy less disorder to the less available energy more disorder। कहता है कि एनर्जी कोशिश करती है गुजरने की ज्यादा अवेलेबल एनर्जी से, किसके अंदर? लेस अवेलेबल एनर्जी की तरफ, या लेस डिसऑर्डर से मोर डिसऑर्डर की तरफ दुनिया चल रही है। सो एनर्जी इज डिग्रेडेड ड्यूरिंग ऑल द नेचुरल प्रोसेस, तमाम प्रोसेस में यही हो रहा है। जो भी एनर्जी है वो डिसऑर्डर होती चली जा रही है। जो भी वर्क कर रहे हैं सिस्टम सराउंडिंग, वो आहिस्ता आहिस्ता डिसऑर्डर होते जा रहे हैं। मीन्स दे विल नियर टू डिक्लाइन, खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ गए हमारे पास। व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी? चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा एस से जाहिर करते हैं। ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर, यानी मास कितना है पानी का? वो 30 ग्राम, ग्राम है तो केजी कर दिया, 1000 डिवाइड कर दिया, 0.03 केजी आ गया हमारे पास। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है हमारे पास। एज इट चेंज इनटू आइस, वो 30 की कहता है, वो 30 ग्राम का पानी था, वो 0 डिग्री पे था, वो चेंज होकर 0 पे आ गया। इसने जो दिया हमने वो दे दिया। ठीक है ना, यानी 0 डिग्री पे टेम्परेचर कितना है? 0। जब वो होगा आइस बनेगा तो 0 पे बनेगा पानी। ठीक है, तो कितना? 273 केल्विन ऐड कर दिया, तो उसमें क्या होगा? 273 केल्विन हो गया पास। टेक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट फ्यूजन कितनी है? ये पहले भी हमने कराया था, लेकिन उसमें गिवन नहीं था हमारे पास। 3,36,000 जाउल पर केजी हमारे पास था। लेटेंट हीट को जो फ्यूजन होता है उसको HF भी कह सकते हैं, LF भी कह सकते हैं। जो मेरा यहाँ पे HF दिखा रखा है, बुक ने भी दिखा रखा है। तो 3,36,000 जाउल पर केजी हमारे पास है।
जब भी लेटेंट ऑफ हीट फ्यूजन देते हैं हम जानते हैं जो हीट होता है वो बराबर होता है, जो हीट बराबर होता है उसका मास इंटू लेटेंट हीट फ्यूजन के बराबर हो जाता है हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया, मास उसका दिया हुआ था हमारे पास 0.03 कन्वर्ट करके निकाला था हमने वहाँ पे। ठीक है, और लेटेंट हीट फ्यूजन हमारे पास ये मिली हुई थी 3,36,000 हमारे पास था। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,080 आ जाएगा हमारे पास, जॉल आ जाएगा, ये हीट आ जाएगी। जो हीट उसमें से एक्सट्रैक्ट किया हमने और वो बर्फ बन गया हमारे पास। ठीक है ना, तो ये इतना मास था, इतनी इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो हीट है जो एक्सट्रैक्ट करके उसको हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गया उसको, वो बन गया बर्फ हमारे पास। एंट्रोपी क्या है, वो बराबर होता है हीट सप्लाई टू द या हीट रिजेक्टेड, इस हमने निकाल ली इसमें से, एक्सट्रैक्ट कर ली, अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना हमारे पास था, वो था इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि 273 केल्विन में आ गया। तो वो टेम्परेचर 273 केल्विन रखा है। जो हीट एक्सट्रैक्ट किया आपने 10,080 थी, डिवाइड करें 36.92 आ जाएगा जॉल पर केजी। ये एंट्रोपी, इतनी डिस्टर्बेंस थी उसके अंदर। ठीक है जी, आसान सा प्रॉब्लम था। इस वाले को जरा और से देख लें, ये मिरर से थोड़ा सही हो जाए। वर्क एग्जाम्पल 17.5 हमारे पास है, कैलकुलेट कीजिए चेंज इन एंट्रोपी। वहां भी चेंज इन एंट्रोपी, यहाँ भी चेंज, वहां पे 30 ग्राम था, यहाँ पे 10 kg दिया हुआ है। वाटर है, वहां भी वाटर था, यहाँ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम पानी को गर्म कर रहे हैं 90 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है 4180 जॉल पर केल्विन हमारे पास। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी मान को ना डेल्टा एस में लिख दिया, मास से m इज इक्वल 10 kg, कन्वर्जन होती नहीं है केजी में। टेम्परेचर पे लगता है 90 है, उसको 273 ऐड कर लिया तो 363 हो गया। दूसरा 100 था, T2 कह दिया, वो कितना हो गया 100 प्लस 273 हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है, लेटेंट हीट फ्यूजन नहीं दे रखी हमें, बर्फ नहीं बना रहे, वो बर्फ बनाएगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड देगा, ये तो बॉइल कर रहा है उसको, 90 से कहा जा रहा है 100 पे जा रहा है, बॉइल कर रहा है उसको। तो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस्तेमाल की उसने, CW स्पेसिफिक कैपेसिटी को C से R करते हैं, वाटर का W लगा दिया मैंने उसको, 4180 जॉल पर केजी पर केल्विन आ गया बस। ठीक है, तो ये टेम्परेचर दो थे, चेंज इन टेम्परेचर निकाल दिया, T2 माइनस T1 कर दिया हमने। तो क्या हुआ, T2 क्या था, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर, 373 में से 363 माइनस किया, 10 डिग्री केल्विन, 10 केल्विन आ गया यहाँ पास। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर एंट्रोपी एवरेज टेम्परेचर। अभी इसको थोड़ा सा, इसको एवरेज टेम्परेचर वाली कहानी को थोड़ा बाद में करते हैं। ठीक है, वो एवरेज टेम्परेचर की बात निकाल दी हमने, अभी उसको बाद में लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अभी हमें चेंज इन टेम्परेचर निकला है, तो जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्म लगाएंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा T आ जाएगा। अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है तो याद होगा उसमें हीट बराबर होता है MC डेल्टा T के बराबर, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है उसमें हीट बराबर होती है किसके, M लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के, C डेल्टा T कैंसिल नहीं होता। देखें अभी थोड़ी देर पहले कराया मैंने आपको, ये हीट बराबर होती है मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर। पिछले भी एग्जांपल्स कराई हैं, वहां पे भी स्पेसिफिक हीट के अंदर चैप्टर में यही कराया था हमने, याद होगा आपको। हमने यहाँ क्या किया, हमने कहा कि भाई जो हीट ऑफ यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले फॉर्म में हीट बराबर होती है MC डेल्टा T के। मास कितना था हमारे पास, वो 10 kg था, स्पेसिफिक कैपेसिटी 4180 था, और चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा, 10 केल्विन आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई किया हमने 4,18,000 आ गया आपका जॉल आ गई, ये हीट आ गई। ये हीट गर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। लेटेंट फ्यूजन जो है वो ठंडक कर रहे हैं, हीट निकाल रहे थे उसमें, ठंडा कर रहे थे, ये तो आ गई हीट आ गई हमारे पास। लेकिन अब टेम्परेचर 2 आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर चेंज इन एंट्रोपी, चेंज एंट्रोपी के लिए फ्रॉम वन टेम्परेचर टू द एनदर टेम्परेचर, वो मूव कर रहे हैं हम 90 से 100 के ऊपर। चेंज इन एंट्रोपी जो निकालेंगे तो वी विल यूज द एवरेज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ना तो 90 का यूज करेंगे ना हम 100 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 100 पे नहीं निकाल रहे ना हम 90 पे निकाल रहे हैं, तो हम किस पे निकालेंगे, चेंज कितना होगा। तो चेंज के लिए एवरेज टेम्परेचर लेना पड़ेगा, चेंज इन टेम्परेचर नहीं चलेगा, याद रख लीजिए। T1 माइनस T1 प्लस T2.2, T1 कितना था, वो 263 था, T2 362 था, T1 दूसरा था 373 था हमारे पास, दोनों प्लस करें, डिवाइड बाय 2 करें, 368 आ जाएगा एवरेज। अब जो निकलेगा हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी, वो हीट जो हमारे पास जिस हीट से निकाला था हमने अपॉन T एवरेज निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 टेम्परेचर का फर्क था, तो वो डिफरेंस नहीं निकलेगा, वो एवरेज से निकालना पड़ेगा आपको। उसके लिए जो ये हमने क्यू निकाला था वो 18,000 था हमारे पास, ऊपर रखा हमने,
और नीचे वाला जो हमारे पास था वो 368 था, डिवाइड करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो भाई साहब, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। ये मुश्किल नहीं था, लेक्चर बहुत लंबा था आज का आपका। इसको रिमाइंड करके दोबारा देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया आपको, नहीं तो कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए आगे के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।